हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम फर्दर टॉपिक्स ऑफ दी चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में फर्स्टली वील बी टेकिंग अप द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो बच्चों, हमने अपने पिछले सेशन में ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये देखा था कि कैसे ऑक्सीजन एल्वियोलस से डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड कैपिलरीज में एंटर करती है, और ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो करता है? डेफिनेटली द ब्लड इटसेल्फ, है ना। और ये जो ब्लड है वो इस डिफ्यूज हुई ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर ले जाता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम और सप्लाई करता है टू दोज टिश्यूज जो कि इसको रिक्वायर कर रहे हैं फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो देखिए, आपने देखा कि कैसे ब्लड जो है वो एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द ऑक्सीजन वुड बी द ब्लड इटसेल्फ। इस बात को आपको याद रखना है। अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को कैसे कैरी करके ले जाता है, मींस किस किस फॉर्म में? तो बेसिकली यहां पर दो फॉर्म्स में ऑक्सीजन ट्रैवल करती है इन अवर बॉडी, बट उसको समझने से पहले हमें ब्लड के कंपोनेंट्स को रिवाइज करना होगा। अब बच्चों, आप जानते हैं ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दैट मींस यहां पर इसका जो फ्लूइड वाला पोर्शन है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक नॉन सेल्यूलर पोर्शन होगा, आपने पढ़ा है ना, कनेक्टेड टिश्यू में एक नॉन सेल्यूलर पोर्शन होता है विच वी कॉल एज द मैट्रिक्स, एंड ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑफ अ फ्लूइड जिसे हम बुलाते हैं प्लाज्मा। तो ये जो येलो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है दिस इज द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और इसमें आपको मेजॉरिटी वाटर देखने को मिलता है, कुछ डिसॉल्व्ड आयंस देखने को मिलते हैं और कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। वाइल जैसा कि मैंने बोला, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक टिश्यू है, इसका मतलब वो कंपोज्ड होगा ऑफ सेल्स। तो जो वेरियस सेल्स होते हैं ऑफ द ब्लड वुड बी फ्लोटिंग इन द प्लाज्मा इटसेल्फ। तो तीन टाइप के आपको सेल्स देखने को मिलेंगे ब्लड में, विच आर गोइंग टू बी द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। एंड आवर प्राइम फोकस वुड बी ऑन दीज रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज यही वो सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर ले जाते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन का ट्रैवल अगर हम देखें कैसे होगा हमारी बॉडी में, सो लेट अस सी वन थिंग कि लेट्स इमेजिन कि ये कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कि हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऐसी है जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाएगी। द रीजन इज ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर दैट इज वेरी लेस, इसीलिए वेरी लेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व करके ट्रैवल करेगी। सो डिसॉल्व्ड फॉर्म में आपकी ऑक्सीजन जो ट्रैवल करती है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 3%। तो 3% ऑक्सीजन ऐसी है जो कि प्लाज्मा में सिंपली डिसॉल्व हो जाएगी और ट्रैवल कर जाएगी या फिर ट्रांसपोर्ट होगी विद इन द बॉडी। वाइल जो मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज द रिमेनिंग 97% वो आपके इन रेड ब्लड सेल से बाइंड कर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इनका कलर रेड है डेफिनेटली बिकॉज इनके पास एक रेड कलर की पिगमेंट है जैसे हम बुलाते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उस पर जाके ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाते हैं, ओके। और जब ये बाइंड कर जाते हैं सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो रिमेनिंग 97% ऑक्सीजन है दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो कि आपकी 97% ऑफ लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा रही है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना तो आपके लिए कंपलसरी है, इजंट इट? सो आइए जानते हैं कुछ सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द हीमोग्लोबिन। तो एज आई टोल्ड यू बच्चों, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर की आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। दिस इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अगर जानी जाए तो देखिए, हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज HB, ठीक है। और ये एक टेट्रामर है, ठीक है। टेट्रामर है, इसका मतलब ये मिलके बनेगा ऑफ 4 कंपोनेंट्स जो कि आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के फॉर्म में नजर आएंगे। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना बच्चों, इनमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहलाती हैं अल्फा चेन्स एंड 2 कहलाती हैं बीटा चेन्स।
ठीक है। सो ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना बच्चों, वो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन वाला पोर्शन कंट्रीब्यूट करती हैं। अब जो ग्लोबिन वाला पोर्शन है, ऑब्वियसली इट इज इंडिकेटिंग कि वो पोर्शन ग्लोब्यूलर होगा, है ना, कुछ स्फेरिकल सा होगा। सो वो जो स्फेरिकल ग्लोब्यूलर पोर्शन है, दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय दीस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो आप इस फिगर में देख भी सकते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को। आपको यहां पर ये 2 बीटा चेन्स देखने को मिल रही हैं और 2 अल्फा चेन्स देखने को मिल रही हैं, राइट। और इन ईच ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन आपको एक हीम ग्रुप देखने को मिलेगा। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं द हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हीम वाला जो पोर्शन है, जैसे हम हीम पोर्फायरिन भी बुलाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी दैट साइड जहां पर ऑक्सीजन बाइंड करती है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फाइन, तो इस बात को आपको याद रखना है। और इस हीम वाले पोर्शन के सेंटर में देखिए आपको देखने को मिल रहा है प्रेजेंस ऑफ आयरन एज फेरस आयन। ठीक है, तो आयरन जो है वो आपके हीम वाले पोर्शन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज गोइंग टू बी इट्स सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो इसीलिए वी से दैट इट इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। फाइन, ओके। सो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है। एक बात जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, दैट इज हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके ले जा सकता है। मतलब जो बाइंडिंग होगी आपकी हीमोग्लोबिन की एट मैक्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हो सकती है, और वो भी इन अ रिवर्सिबल मैनर। तो हो सकता है वो बाइंड भी कर जाए, हो सकता है वो डिसोसिएट भी कर जाए। ठीक है, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। ठीक है, सो सी यहां पर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ही क्यों कैरी करके ले जा सकता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? एज आई टोल्ड यू कि ये जो हीम वाले पोर्शंस हैं, ये वो साइट्स हैं जहां पर जाके ऑक्सीजन बाइंड करती है, राइट। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में 4 हीम ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब एट मैक्स 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उनसे बाइंड कर पाएंगे। तो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वुड बी कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो कैसे ये बाइंड करेंगे, लेट अस सी। तो इमेजिन कीजिए, सिंस ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें आपको 4 हीम ग्रुप्स नजर आ रहे हैं ना, इसीलिए हम अपने हीमोग्लोबिन को Hb4 से डिनोट करेंगे, बिकॉज यहां पर ये 4 ऐसी साइट्स है जहां पर आपकी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे अगर इस पर्टिकुलर साइट पे एक ऑक्सीजन बाइंड कर जाए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द हीम पार्ट ना। तो लेट्स इमेजिन कि यहां पर एक ऑक्सीजन बाइंड कर गया, तो आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड Hb4O2, है ना। फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड हो गया। अब एक ऑक्सीजन की बाइंडिंग दूसरे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। तो एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस दूसरे ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प कर रही है। सो इस तरीके से देखिए, जब दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फर्दर ऐड हो जाएगा तो यहां पर अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो आप देखेंगे फॉर्मेशन होगा ऑफ Hb4O4। ठीक है, फर्दर एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा टू अनदर हीम ग्रुप लाइक दिस। तो यहां पर आप देखोगे अगेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ Hb4O6 एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपको अगेन बाइंड करता हुआ नजर आएगा टू फॉर्म Hb4O8। एंड इसको अगर हम रिड्यूस फॉर्म में लिखें, वी कैन इवन राइट इट एज HbO2 एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ये है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको कि हम Hb4O8 या फिर HbO2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई हैड टोल्ड यू कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। दैट मींस ये रिएक्शन देखिए, यहां पर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही हैं, दे आर प्रमोटिंग और फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वाइल जब रिवर्स रिएक्शन जाएगी तो आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उनका डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और हर स्टेप पे ऑक्सीजन फॉर्मेशन की बजाय यहां पर रिलीज होगी। ठीक है, तो बाइंडिंग की बजाय यहां पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा इन द रिवर्स मैनर। तो सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन प्राइमरीली डिपेंड करेगी ऑन द
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितने ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, और जितना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे उतना ज्यादा वो बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं विद द हीमोग्लोबिन। तो यहां पर आप देख लो, यहां पर टोटल 4 ऑक्सीजन जो है वो बाउंड हैं विद द हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी को फुलफिल कर रहा है ना। इसका मतलब यहां पर हीमोग्लोबिन जो है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, दैट मींस 100% सैचुरेशन शो कर रहा है विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, हमारे हीमोग्लोबिन जो है वो कंप्लीटली 100% सैचुरेशन शो नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप देखेंगे आगे कि कैसे वो थोड़ा कम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं, नॉट कंप्लीटली 100%। वी विल स्टडी इट लेटर, बट लेट अस फोकस ओवर हियर। जहां पर मैंने बोला है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेंगे। बट कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को अफेक्ट करते हैं, ओके, एंड दोज फैक्टर्स आर गोइंग टू बी योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, योर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। तो अगर देखिए ये वाला फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अगर ये वाले जो फैक्टर्स हैं अगर ये ज्यादा होंगे, सी कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, योर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ योर pH एंड योर टेम्परेचर। तो अगर ये फैक्टर्स इंक्रीज कर जाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन मूव करेगी। इसका मतलब यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिसोसिएशन होगा। सो increase in all these factors, that is carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature, will result into the dissociation of oxyhemoglobin, while increase in the factor which is the partial pressure of oxygen will promote forward direction of the reaction. तो ये promote करती है forward direction को, isn't it? तो ये favor क्या करेगी, it will favor फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स का इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन है दे विल फेवर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू रिलीज योर ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किस लेवल पे देखने को मिलता था, एल्वियोलस के लेवल पे, इजंट इट, क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता था, इसलिए वहां पर आपको ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको एल्वियोलस के लेवल पे देखने को मिलती है, वाइल रिलीज ऑफ ऑक्सीजन by breaking down your oxyhemoglobin complex वो आपको टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेगा, बिकॉज वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, बिकॉज सेल्स आपके रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, और रेस्पायरेशन अगर परफॉर्म करेंगे दैट मींस वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इसीलिए इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड एट द टिश्यू लेवल विल शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा, आपका क्या डिसोसिएशन, ऑब्वियसली फेवर क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ योर oxyhemoglobin to release oxygen at the tissue level. So I hope the basic information regarding the transport of oxygen is clear. अब हम देखते हैं the effect of these factors with the help of a graph जिसे हम बुलाते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसे हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज ODC। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर कर्व है या फिर ग्राफ है, ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स आइदर ऑन द फॉर्मेशन या फिर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में का फॉर्मेशन या फिर डिसोसिएशन जो है वो कुछ फैक्टर्स गवर्न करते थे ना, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर। तो ये पर्टिकुलर फैक्टर्स किस तरीके से ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन या फिर डिसोसिएशन को फेवर करेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो बच्चों ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाएगा बिटवीन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन, या फिर आप कह सकते हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अलग अलग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है विद योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। तो देखिए यहां पर जो पार्शियल प्रेशर्स का हम यूनिट लेंगे दैट इज गोइंग टू बी इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इटसेल्फ, ठीक है। ओके तो देखिए बच्चों इस ग्राफ को समझने पे
आपको ये देखने को मिल रहा है, देखिए सबसे पहले तो ये जो कर्व आ रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सिग्मॉइड कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए अलग अलग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कितना % हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि कितने ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हैं टू द हीमोग्लोबिन, वो अगर वो टोटली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को पूरे कैरी करके ले जा रहा है, दैट मींस वो 100% सैचुरेटेड है। बट हमारे ब्लड में कंप्लीट 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डज नॉट अकर, ठीक है। वी विल सी कि कितना सैचुरेशन होता है। सो बच्चों उसको समझने के लिए वी हैव टू रिकॉल द डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स जो कि हमने स्टडी किए थे ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद कीजिए बच्चों, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारी आर्टरीज कैरी करके ले जाती हैं, इसीलिए हम इसको आर्टीरियल ब्लड भी कहते हैं। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, वो कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रैवल करता है, दैट इज 95 millimeters of mercury, isn't it? While जो आपका deoxygenated blood है, deoxygenated blood, उसमें आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा 40 mm of mercury, isn't it? तो हमें इन दो पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन देखना होगा, isn't it? तो देखते हैं यहां पर जब हम इनको प्लॉट करते हैं बच्चों, तो देखिए 95 mm ऑफ मर्करी वाले प्रेशर पे जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो जो आपको परसेंटेज सैचुरेशन देखने को मिलेगा दैट विल बी अराउंड 97%। तो मतलब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, दैट मींस आर्टीरियल ब्लड में फ्लो कर रहा है, दैट इज 97% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। वाइल जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो देखिए 40 mm मर्करी प्रेशर पर देखिए कितना % सैचुरेशन शो कर रहा है, तो यहां पर इट इज कमिंग अराउंड 72%। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, भले ही उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, बट देखिए वो अभी भी 72% सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन, मतलब उसके जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 72% ऑक्सीजन एसोसिएटेड है की, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। सो ये जो परसेंटेज है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू अवर टिश्यूज, ठीक है, ओके। सो आपको ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, दैट इज योर 97% जो कि आपको आर्टीरियल ब्लड में देखने को मिलेगा सैचुरेशन, और 72% जो कि आपको वेनस ब्लड जो कि वेन्स कैरी करके ले जाती है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखने को मिलेगा द परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे वेरियस अदर फैक्टर्स हैं जो कि आपको फॉर्मेशन करवाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। सो एल्वेलाई में आप जानते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स वहां पर जो प्रेजेंट हैं दे आर ऑल गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वहां पर आपको हाई पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेंगे एंड लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो लेसर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब हाई पीएच होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब हम इस तरीके की कंडीशन में अपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना वो ऐसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको यहां पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखिए जब ये वाली कंडीशंस आती हैं, दैट इज हाई PO2, लो PCO2, हाई लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर, तो ऐसे में जब ये शिफ्टिंग होगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप देखो वही सेम परसेंटेज सैचुरेशन आपको इवन लेसर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स जो 72% सैचुरेशन आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 40 mm ऑफ मर्करी प्रेशर पे देखने को मिल रहा था, अब वो अराउंड 34 mm मर्करी प्रेशर पे देखने को मिल जाएगा और जल्दी, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहां पर जो आपको 97% सैचुरेशन 95 mm मर्करी प्रेशर पे देखने को मिल रहा था, अब वो कितना कम होके देखिए यहां पर अराउंड
67 mm मर्करी प्रेशर पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको यही सेम परसेंटेज सैचुरेशन करवाने के लिए हीमोग्लोबिन की विथ ऑक्सीजन बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब आपकी जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो ऑक्सीजन के लिए बढ़ गई ना। तो ये जो लेफ्ट शिफ्ट होता है इट शोज कि यहां पर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बिकम्स फास्टर। ओके, तो यहां पर ये फास्टर हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन जल्दी सैचुरेट क्यों करेगा? बिकॉज हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी थी टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। तो यहां पर आपको याद रखना है कि लेफ्ट शिफ्ट इंडिकेट करता है दैट द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन हैज इंक्रीज्ड। इसीलिए यहां पर आपको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो लेफ्ट शिफ्ट आपको प्रमोट करवाता हुआ नजर आएगा द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका मतलब वो उससे बाइंड करने की टेंडेंसी रखेगा। सो दिस पर्टिकुलर शिफ्ट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, सो ये कंडीशन तब आपको देखने को मिलेगी जब सारे फैक्टर्स फेवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। ये वो सारे फैक्टर्स है। ठीक है, ओके, और क्योंकि शिफ्ट करेगा टू द लेफ्ट तो ये फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो एल्वियोलाई के लेवल पे आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है बिकॉज एल्वियोलाई के लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है और ये सारे फैक्टर्स कम होते हैं। वाइल अगर हम देखें टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे क्या होगा बच्चों? टिश्यूज में कंडीशन ऑपोजिट होती है बिकॉज टिश्यूज क्या करते हैं? वो रेस्पायरेशन करते हैं और रेस्पायरेशन करते टाइम वो ऑक्सीजन को यूज करते जाते हैं, तो इसलिए वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम हो जाता है और रेस्पायरेशन में वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगी तो आप जानते हैं वो एक एसिडिक गैस है जो कि डिसॉल्व होगी टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इज एन एसिड, तो आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। और या फिर आपका अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो ऐसे में ये जो ग्राफ है या फिर ये जो कर्व है ना वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए यहां पर ये जो राइट साइड आपको शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, तो ओरिजिनल कर्व आपका ये था और यहां पर आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर शिफ्टिंग है वो किस तरफ हो गई है? इस डायरेक्शन में। तो आपका जो कर्व है वो नीचे की तरफ और राइट साइड शिफ्ट कर गया है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? वही सेम परसेंट सैचुरेशन आपको अब लेटर या फिर हायर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन पे देखने को मिलेगा। तो वही सेम 72% सैचुरेशन जो कि आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm मर्करी प्रेशर पे देखने को मिल रही थी, अब वो इंक्रीज हो गया अराउंड 46 mm ऑफ मर्करी प्रेशर पे देखने को मिलेगी। तो देखिए इंक्रीज हो गया ना पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली जो परसेंटेज सैचुरेशन दैट इज 97% आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखने को मिल रही थी वो अब 95 की बजाय मोर देन 100 पर आपको देखने को मिलेगी। तो वही सेम सैचुरेशन अब लेट हो रहा है। ऐसा सैचुरेशन जो है वो अगर धीरा हो गया है तो देखिए यहां पर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन हैज बिकम स्लोअर। और अगर ये स्लोअर हो गई है इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी थी, अट्रैक्शन था, वो कम हो गया है। राइट, तो यहां पर दिस डिनोट्स, राइट वर्ड शिफ्ट क्या डिनोट करता है? डिक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में एफिनिटी घट जाएगी तो वो फेवर क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ब्रेकडाउन? ऑब्वियसली ब्रेकडाउन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन ना होकर डिसोसिएशन होने लगेगा, वो ब्रेक करने लगेगा। राइट, तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो शिफ्ट है दिस फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो इस पर्टिकुलर चीज को फेवर करेंगे? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई PCO2, हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर। कैसे ये इफेक्ट करेंगे? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास यहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन
कि सामने अगर हाई पार्शियल प्रेशर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, तो ये पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कोशिश करेगी, सो इट विल किक आउट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वो फेवर क्या करेगी? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड वो किक आउट कर देगी ऑक्सीजन को, राइट। सिमिलरली जो हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, उनकी भी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन। तो ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और अगर ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन द ब्लड, तो अगेन ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है दे विल ट्राई टू बाइंड विद दिस हीमोग्लोबिन। तो इन द प्रोसेस ऑफ दिस बाइंडिंग, जब वो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन गेट्स किक्ड आउट। तो इन बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज आप देख रहे हो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, राइट। दैट मीन्स यहां पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ये आपको टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि अगर यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होगी तभी तो टिश्यू उसको ले पाएंगे टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। फाइन। सो यहां पर जो शिफ्टिंग ऑफ द कर्व है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस टुवर्ड्स द राइट, जो कि इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एंड दस इट फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ओके। एंड नाउ इसी से एसोसिएटेड वी हैव टू स्टडी एन इफेक्ट विच इज कॉल्ड द बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स इफेक्ट क्या कहता है? डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मतलब आपको देखने को मिलता है कि जो आपकी एफिनिटी है ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो डिक्रीज कर जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स बढ़ जाएंगे तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाएगी, एंड दैट विल फेवर डिसोसिएशन ऑफ oxyhemoglobin to release oxygen. So I hope the entire concept of oxygen dissociation curve is very clear to all of you. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं the amount of oxygen transport जो कि हमारी बॉडी में आकर करती है to the tissues. ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक सप्लाई किया जाता है बाय द ब्लड, वील ट्राई टू कैलकुलेट इट, बट इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए वी शुड नो सर्टेन इन्फॉर्मेशन। पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कितना नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है। सो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो आपकी बॉडी में होगा दैट इज गोइंग टू रेंज बिटवीन 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो एक डेसीलीटर ऑफ ब्लड में आपको 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। सो 14 to 16 ग्राम का हम एवरेज ले सकते हैं ना, वी कैन टेक इट अराउंड 15 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि एक डेसीलीटर कितना होता है। तो आई होप आप सभी जानते होंगे कि जब भी आपका प्रीफिक्स डेसी लगता है इट रिप्रेजेंट्स 1/10 ऑफ अ क्वांटिटी, है ना। तो 1/10 ऑफ अ क्वांटिटी, बट ये जो डेसी वर्ड है इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ द वर्ड लीटर। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे 1/10 ऑफ 1 लीटर। और आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? दैट इज 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो इट कम्स टू 100 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स एवरी 100 ml ब्लड में आपको अराउंड 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर ले जा सकता है। सो दैट इज अराउंड 1.34 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। नाउ वी हैव टू बिगिन अवर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारा 100 ml ब्लड कैरी कर सकता है। तो 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड, जिसे हम 100 ml भी कहते हैं, दिस इज 1 डेसीलीटर ओनली, राइट। तो 1 डेसीलीटर में टोटल कितनी हीमोग्लोबिन होती थी बच्चों? दैट वर 15 ग्राम्स। तो हमने एवरेज लिया हुआ है 15 ग्राम्स का। ठीक है, तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपके 100 ml ब्लड में प्रेजेंट है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml को लेकर जा रही है। इसका मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करके लेकर जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 15 इंटू 1.34 ml, जो कि आएगा अराउंड 20.1, राइट। सो 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारा ब्लड, वो जो कि 100 ml ब्लड है, वो कैरी कर ले जाता है। बट ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब आपका ब्लड में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेटेड हो। तो ये कंडीशन तब है जब
100% सैचुरेशन हो ऑफ HbO2। बट हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है बच्चों, जो कि आर्टरीज में फ्लो करता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो भी 100% सैचुरेटेड नहीं है, दैट इज 97% सैचुरेटेड। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आर्टरीज कैरी करती हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टीरियल ब्लड, उसमें 100% सैचुरेशन तो है नहीं, दैट इज 97% सैचुरेशन, जो कि हमने देखा था, याद है। सो 97% अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू का निकालूं, दैट इज 20.1 ml का, तो 97% ऑफ 20.1 would make it around 19.4 ml ऑक्सीजन। तो जो हमारा एक्चुअल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आर्टरीज कैरी करती हैं, वो अराउंड 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेंगी, ठीक है, ओके। वाइल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, जो कि वेन्स कैरी करती हैं, जैसे हम वेनस ब्लड बुलाते हैं, वो अराउंड कितना परसेंट सैचुरेशन शो करती थी, दैट वाज 72%। याद है ना आप सभी को, मैंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में उन दोनों वैल्यूज को मेंशन करवाया है। सो अगर मैं 72% ऑफ दिस टोटल ऑक्सीजन निकालूं, दैट इज 20.1 का अराउंड 72%, दैट विल मेक इट टू अराउंड 14.4 ml ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, वाइल योर वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वो 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं। तो इन दोनों में ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी ना, तभी तो ये वॉल्यूम घट गया इन बोथ दीज ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो ऑक्सीजन ज्यादा है, वाइल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है। इसका मतलब बीच में कहीं पर तो ऑक्सीजन सप्लाई की गई ना, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है टू द टिश्यूज, ओके। तो सिस्टमिक जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, जो बॉडी कैपिलरीज होती हैं, वहां पर जाके आप देखोगे ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज आउट कर जाती है इनटू द टिश्यू। तो यहां पर कितना ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ होगा इनटू द टिश्यू, वो होगा इनका डिफरेंस। सो दैट इज गोइंग टू बी 19.4 ml minus 14.4 ml and that comes to around 5 ml, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि ट्रांसपोर्ट की जाती है टू द टिश्यू वुड बी योर हाउ मच, 5 ml, राइट। तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन आपके टिश्यूज तक सप्लाई की जाती है बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फाइनली जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फर्दर फ्लो करती है। सो आई होप नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को स्टडी करने के बाद अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जस्ट लाइक ऑक्सीजन, आपको यहाँ पर भी जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी द ब्लड इटसेल्फ। तो ब्लड, जैसा कि आपने देखा था ऑक्सीजन के केस में, वो डिफरेंट फॉर्म्स में ऑक्सीजन को कैरी कर ले जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये जो ब्लड है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर ले जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो कौन से हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स? सो देयर आर गोइंग टू बी बेसिकली 3 फॉर्म्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, एंड फॉर दैट पर्पस हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस इमेजिन बच्चों कि यहाँ पर आपको एक ब्लड कैपिलरी शो की जा रही है जो सराउंड कर रही है सम बॉडी टिश्यूज को, ठीक है। तो ये एक आपके सामने ब्लड कैपिलरी है, और ये जो ब्लड कैपिलरी आपकी बॉडी टिश्यूज को सराउंड करती है, वी कॉल देम द सिस्टमिक कैपिलरीज, ठीक है। तो इस सिस्टमिक कैपिलरी में आपको फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है द ब्लड, एंड आपको पता है दीज आर ऑल योर रेस्पायरिंग सेल्स, जो कि रेस्पायरेशन तो परफॉर्म कर ही रहे होंगे ना, एंड रेस्पायरेशन में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट हैज टू कम इनटू दिस ब्लड कैपिलरी, और उसमें फ्लो कर रहे ब्लड के साथ उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो ट्रांसपोर्ट करवाने की 3 तरीके हैं। पहला तरीका होगा कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रैवल करे, राइट। तो यहां पर भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। बट ऑक्सीजन के केस में बच्चों, जो सॉल्युबिलिटी थी ऑक्सीजन की इन द प्लाज्मा वाज वेरी लेस कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी सॉल्युबिलिटी इज कंपैरेटिवली मोर देन दी ऑक्सीजन। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ ज्यादा परसेंटेज कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के आपको ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा डिसॉल्व इन दी प्लाज्मा व्हेन इट कम्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पर हमने देखा था केवल 3% ऑक्सीजन जो थी वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती थी, बट यहां पर सिंस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा परसेंट, अराउंड
7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती हुई नजर आएगी इन द बॉडी, ठीक है। ओके, देन हम देखते हैं सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में जस्ट लाइक योर ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी इट विल अटैच विद दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट पिगमेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो इस फॉर्म में भी अराउंड 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है इन द बॉडी, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैवल करेगी इन द ब्लड प्लाज्मा ओनली। तो यहां पर भी वो ब्लड प्लाज्मा में ही ट्रैवल करेगी, बट इन अ केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट नॉट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो आपको ट्रैवल करती हुई नजर आएगी, इट विल ट्रैवल एज अ केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म कॉल्ड बायकार्बोनेट्स। अब ये जो बायकार्बोनेट्स हैं इनका फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा प्लाज्मा में देखने को मिलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ दिस बायकार्बोनेट का फॉर्मेशन आपको पहले रेड ब्लड सेल में देखने को मिलेगा, और रेड ब्लड सेल से ये बायकार्बोनेट बाहर प्लाज्मा में रिलीज कर दिए जाएंगे ताकि ये इजीली प्लाज्मा में ट्रैवल कर सकें, ठीक है, टू रीच टू दी एल्वियोलाई। सो ये हैं वो 3 तरीके या 3 फॉर्म्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है इन अवर बॉडी। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। तो अब हम यहां पर फोकस करेंगे ऑन दीज 2 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा बच्चों कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है उस पर जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी। सो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा टू फॉर्म HbCO2 which is nothing but the कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बट यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने ऑक्सीजन के केस में देखा था बच्चों, ऑक्सीजन जाके बाइंड करती थी हीमोग्लोबिन के हीम पोरफायरिन वाले पार्ट से, तो जो साइट ऑफ बाइंडिंग थी ऑक्सीजन की वो हीम वाला पोर्शन था। बट कार्बन डाइऑक्साइड हीम वाले पोर्शन से बाइंड नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है टू द पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि ग्लोबिन वाले पार्ट से। तो ग्लोबिन पार्ट्स किससे मिलकर बनता था? ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड्स, इजंट इट? और पॉलीपेप्टाइड से अगर मिलकर बना है तो देखिए कोई भी पॉलीपेप्टाइड है, आप जानते हैं, लेट्स इमेजिन कि ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। अब ये अगर एक पॉलीपेप्टाइड है दैट मींस इट इज फॉर्म्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना। तो आपको यहां पर एक एंड पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो ग्रुप फ्री नजर आएगा, है ना, और यहां पर एक एंड पे आपको कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री नजर आएगा, है कि नहीं? ओके, तो यहां पर ये वाला जो टर्मिनल होता है जहां पर अमाइनो ग्रुप फ्री होता है वी कॉल इट द एन टर्मिनल, और यहां पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है वी कॉल इट द सी टर्मिनल। तो कार्बन डाइऑक्साइड रैदर इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में वो अमाइनो ग्रुप पे जाके बाइंड कर जाता है। तो देखिए यहां पर डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन कहां बाइंड करती थी? टू द हीम पार्ट, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो ग्रुप पे बाइंड करती है। तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें ऐसे इमेजिन करना है कि ये है हमारा हीमोग्लोबिन और यहां पर मैंने उसका ये शो किया हुआ है अमाइनो ग्रुप। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पर हम बाइंड करवा देते हैं, सपोज दिस इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बाइंड करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर हीमोग्लोबिन वुड बाइंड विथ योर अमाइनो ग्रुप और देखिए यहां पर ऐसे इनकॉर्पोरेट हो गई है। सो दिस कॉम्प्लेक्स विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर इज नथिंग बट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सो आई होप आपको समझ आया होगा द वेरी फर्स्ट फॉर्म जिसके थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है विद इन अवर बॉडी एंड रीच करती है टू द एल्वियोलाई। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट दैट इज एज बायकार्बोनेट्स। तो बायकार्बोनेट्स के फॉर्म में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो बच्चों बायकार्बोनेट्स एज यू नो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉडिफाइड फॉर्म है, इजंट इट? तो यहां पर एक चीज आपको बहुत क्लियर रखनी है अपने माइंड में दैट बायकार्बोनेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्लाज्मा में ही ट्रैवल करते हैं। सो दे ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा, ठीक है। तो इनका मूवमेंट आपको
हमेशा ब्लड में प्लाज्मा के थ्रू ही देखने को मिलेगा, बट इनका जो फॉर्मेशन है वो आपको ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके पीछे क्या रीजन है, आई विल टेल यू इन अ मिनट। तो रेड ब्लड सेल्स में इनका फॉर्मेशन होगा और इनका देन लेटर ऑन मूवमेंट हो जाएगा बाहर इनटू द प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही ये ट्रैवल करके पहुंच जाएंगे टू द एल्वियोलाई फॉर द गैसियस एक्सचेंज। इस बात को दिमाग में अच्छे से रखिएगा। ओके, नाउ ये बाइकार्बोनेट्स एज आई टोल्ड यू ये रेड ब्लड सेल्स में ज्यादा बनते हैं, एंड द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जैसे हम बुलाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है बच्चों, ये पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, ठीक है, और ये आपको अबंडेंटली देखने को मिलता है इन दी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये आपको बहुत माइन्यूट अमाउंट में देखने को मिलेगा इन दी प्लाज्मा, एंड दैट इज व्हाई बाइकार्बोनेट्स बहुत कम फॉर्म होते हैं इन दी प्लाज्मा डायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इन माइन्यूट amount in plasma. I hope that is clear. Fine. तो भाई क्या है इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी, कौन सी रिएक्शंस को ये कैटालाइज करवाता है? सो द रिएक्शन विच इट कैटालाइजेस इज कि ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाता है विथ वाटर in a reversible manner to form the product that is कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फाइन, एंड ये फर्दर इसी कार्बोनिक एसिड को ब्रेक भी करवा देता है, राइट, और ब्रेक करवाने के बाद ये फॉर्म करवाता है एक प्रोटॉन एंड द बाइकार्बोनेट आयन, जो कि हमें रिक्वायर्ड है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन एक तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की ही एक्टिविटी है। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जो एक्टिविटी थी इसके बारे में हमने रेफरेंस लिया था व्हेन वी वर स्टडीइंग द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जहां पर मैं आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ा रहा था कि कितनी पावर होती है एक एंजाइम की एक्टिविटी की। तो वहां पर हमने रेफरेंस लिया था ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम। तो यही रिएक्शन बच्चों अगर इस एंजाइम के एब्सेंस में होती तो लगभग सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट ही फॉर्म होते इन 1 आवर। तो 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल्स ही आपके कार्बोनिक एसिड के फॉर्म होते, वाइल द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम्स इस पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रिएक्शन को इतना बढ़ा देता है सच दैट अराउंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपको अब 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे ऑफ द प्रोडक्ट। इतनी पावर है इस पर्टिकुलर एंजाइम की, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम नोन। ठीक है, ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वेरियस फॉर्म्स में ट्रैवल करेगी इन द ब्लड, और मेजरली देन वील बी फोकसिंग ऑन द ट्रैवल और द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट्स। तो सी बच्चों, आपको पहले देखना है कि कैसे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम पिकअप करेंगे फ्रॉम दी टिश्यूज। तो देखिए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं दी सेल्स इन दी पेरिफेरल टिश्यूज, और इनको हम एक्टिवली रेस्पायरिंग टिश्यूज भी कह सकते हैं। तो ये जो सेल्स है दे आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग रेस्पायरेशन, तो इसलिए यहां पर इन टिश्यूज में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई मिलेगा। ठीक है ना, ओके। अब यहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो डिफ्यूज करेगी इनटू द सराउंडिंग सिस्टमिक कैपिलरी। तो ये आपकी बॉडी टिश्यू है, ठीक है, और बॉडी टिश्यू से अब कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आने वाली है, आपकी सिस्टमिक कैपिलरी में। ठीक है, अब 3 तरीके से ये ट्रैवल करती है। कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये जो येलो पोर्शन नजर आ रहा है ना, दिस येलो पोर्शन इज द प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा में अराउंड 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करेगी। ठीक है, वाइल आप देखेंगे अराउंड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इस पाथ को फॉलो करेगी यहां से, और वो जाके बाइंड कर जाएगी विद द हीमोग्लोबिन, है ना, और हीमोग्लोबिन के भी आपको पता है पॉलीपेप्टाइड्स के अमाइनो ग्रुप से ये बाइंड करके फॉर्म करेगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दैट इज अराउंड 20 to 25%। ठीक है, तो ये तो 2 फॉर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं द थर्ड फॉर्म विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 70% ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल्स दिस वे। तो अब आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आने वाली है डिफ्यूज होके इनटू द रेड ब्लड सेल, तो
तो रेड ब्लड सेल में ये सबसे पहले रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ही रिएक्ट करने वाली है यहाँ पर भी। तो ये जो एक्टिविटी है दिस इज गोइंग टू बी फैसिलिटेटेड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसकी एक्टिविटी से फॉर्म होगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बोनिक एसिड अगेन विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस स्प्लिट करेगा टू फॉर्म अ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन एंड अ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ओके। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसका फॉर्मेशन तो रेड ब्लड सेल के अंदर हो गया, बट आई टोल्ड यू इसका जो ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द प्लाज्मा। फॉर दैट पर्पज इसको रेड ब्लड सेल से बाहर आना पड़ेगा, है ना। तो नाउ दिस कार्बोनिक एसिड का जो आपका बाइकार्बोनेट था दिस इज गोइंग टू कम आउट इनटू द प्लाज्मा, और जब ये बाहर आ रहा होगा तो ऑब्वियसली अंदर का जो कैटायन एंड आयन बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको रिस्टोर करने के लिए एक क्लोराइड आयन बाहर से अंदर एंटर करेगा। तो देखिए बाइकार्बोनेट इनवर्ट से आउटवर्ड मूव किया इनटू द प्लाज्मा, वाइल उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा एंटर करेगा इनटू द रेड ब्लड सेल, एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। ओके, तो इसको हम क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे, वाइल अभी हम देखेंगे द फेट ऑफ योर प्रोटॉन और दी हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुआ। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन यहां पर फॉर्म हुआ बच्चों, ये आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। देखिए जो हीमोग्लोबिन है ना, देखिए अगर ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है रेड ब्लड सेल में तो यहां कंडीशन एसिडिक हो जाती है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है रेड ब्लड सेल के अंदर वो ही एक बफर की तरह एक्ट करता है, जो कि जाके बाइंड कर जाएगा विद दिस हाइड्रोजन आयन और फॉर्म करेगा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, या फिर इसको हम हीमोग्लोबिन एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हीमोग्लोबिन एसिड फॉर्म कर दे रहा है, दैट इज रिटन एज HHB। फाइन, तो ये वाला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज अराउंड 70%, है ना। तो 70% ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड इस बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैवल करेगी थ्रू द प्लाज्मा। तो हमने यहाँ पर बाइकार्बोनेट के एक्सचेंज के दौरान देखा था कि कैसे क्लोराइड अंदर आया था ना, सो वी कॉल्ड इट दी क्लोराइड शिफ्ट। आइए जानते हैं इस क्लोराइड शिफ्ट के बारे में। सो आपको अगर पूछा भी जाए तो यू नो वेरी वेल कि क्लोराइड शिफ्ट, जिसको कि हम हैमबर्गर्स फिनोमेना भी बुलाते हैं, इट इज नथिंग बट द माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन एक्सचेंज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। ठीक है, तो आयंस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन का इनवर्ड मूवमेंट इनटू द रेड ब्लड सेल्स इन एक्सचेंज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस वुड बी कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट और द हैमबर्गर फिनोमेना। तो इस तरीके से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 फॉर्म्स में ट्रैवल कर रही है इन द ब्लड। अब देखते हैं कि यहां से हमने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट फॉर्म्स में पिकअप तो कर लिया, अब इसको हम एल्वियोलाई में रिलीज कैसे करेंगे। तो देखते हैं आगे की क्या फिनोमेना होती है। नाउ अब हम पहुंच गए हैं टुवर्ड्स अवर लंग्स। तो लंग्स में आपको ये जो कैपिलरी देखने को मिल रही है, दिस कैपिलरी वुड बी कॉल्ड दी पल्मोनरी कैपिलरी, क्योंकि ये लंग्स के पास है ना, और ये लंग के एल्वियोलर स्पेस को यानी कि एल्वियोलाई को सराउंड कर रही है। तो एल्वियोलाई को सराउंड कर रही ब्लड कैपिलरीज को वी कॉल दी पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, और ये आपका एल्वियोलस का स्पेस है, इनर स्पेस। ठीक है, तो देखते हैं कि अब यहां पर ऐसे कौन से फैक्टर्स डेवलप होंगे जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ ट्रैवल करके आई है टू दी लंग्स वो बाहर डिफ्यूज कर दी जाएगी इनटू दी एल्वियोलर एयर स्पेस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आई थी वो तो ऐसे ही डिफ्यूज होकर बाहर चली जाएगी, है ना। वाइल कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी आई थी अटैच विद द हीमोग्लोबिन। तो वहां पर क्या होगा, ये जो अटैचमेंट था, एसोसिएशन था कार्बन डाइऑक्साइड का विद द हीमोग्लोबिन, वो अगेन ब्रेक हो जाएगा एंड हीमोग्लोबिन बाहर रिलीज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके अगेन इस पाथ को फॉलो करके बाहर आ जाएगी इनटू द एल्वियोलर स्पेस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हमें देखना है कि जो बाइकार्बोनेट्स ट्रैवल करके आए थे इन द प्लाज्मा वो कैसे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, बिकॉज बाइकार्बोनेट्स तो केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थे ना। तो हमें इस बाइकार्बोनेट से वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। ठीक है, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या हो, अब रिलीज होके बाहर एल्वियोलर स्पेस में जा सके। तो ऐसे में क्या होगा, जो क्लोराइड शिफ्ट आपको वहां देखने को मिला था उसका रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपके बाइकार्बोनेट आयन जो प्लाज्मा में ट्रैवल होकर आए थे वो इन्हीं रेड ब्लड सेल्स
में से देखिए वापस एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो जब बाइकार्बोनेट आयन यहां पर अंदर एंटर करेंगे इनटू द रेड ब्लड सेल, तो उसके एक्सचेंज में जो क्लोराइड आयन पिछले केस में अंदर आया था अब वो बाहर चला जाएगा। तो यहां पर देखिए क्लोराइड आयन बाहर मूव कर गया, ठीक है, बाइकार्बोनेट अंदर आ गया। फाइन, अब क्या होगा, अब आपको पता है बच्चों यहां पर एल्वियोलर एयर स्पेस में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता था, तो मतलब और यहां पर ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता था, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलर स्पेस से अंदर डिफ्यूज करती थी इनटू द ब्लड, और ब्लड में भी कुछ पोर्शन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करना चाहता था, इजंट इट। तो यहां पर क्या होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली आकर आपकी हीमोग्लोबिन से बाइंड करना चाहती है, बट हमने पिछले केस में देखा था कि हीमोग्लोबिन तो ऑलरेडी बाउंड था विद द हाइड्रोजन आयन एज रिड्यूस हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो व्हाट विल हैपन इज ये ऑक्सीजन जाके इस हीमोग्लोबिन पर अटैक करेगी सच दैट इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगी और उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ ड्यू टू दी अटैक ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन दी हीमोग्लोबिन, ये हाइड्रोजन आयन जाके बाइंड करेगा विद द बाइकार्बोनेट आयन जो कि बाहर से अंदर एंटर किया हुआ है बिकॉज ऑफ द रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट, ठीक है, ओके। अब नाउ ये हाइड्रोजन आयन इस बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा अगेन कार्बोनिक एसिड, और यहां पर अगेन कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, ओके। नाउ इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी की वजह से आप देखोगे ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फर्दर इसको ब्रेक कर देगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो देखिए रिवर्स रिएक्शन हो गई है, राइट। तो वाटर जो है आपका बाहर आ गया और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है वो वापस से डिफ्यूज होकर बाहर एल्वियोलर स्पेस में चली जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट्स और कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं इनटू द एल्वियोलर स्पेस। और यहीं पर साथ ही साथ आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन का जो प्रेशर ज्यादा था, इट मींस यहां से जो ऑक्सीजन आई थी उसने कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को फैसिलिटेट किया बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन आयन, है ना। तो आपको ये सी इफेक्ट को हम बुलाते हैं दी हैल्डेन्स इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को आपको याद रखना है बच्चों। तो हैल्डेन इफेक्ट क्या कहता है कि इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखिए अगर आपको निकालना है तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा, तो यहां से ऑक्सीजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन को रिलीज करवाया और हाइड्रोजन आयन अगर इस बाइकार्बोनेट से बाइंड करेगा तभी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा और कार्बोनिक एसिड की फर्दर जब स्प्लिटिंग होगी तभी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ पाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवाने के लिए यू नीड टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज व्हाट हैल्डेन्स इफेक्ट टेल्स अस, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एट द एल्वियोलर लेवल विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। आपने देखने को मिला ना ऑक्सीजन का जब हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग हो रही थी, देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करेगा तो फॉर्म क्या कर रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये HbO2 तो फॉर्म कर लेता, बट इनके फॉर्मेशन से ये प्रोटॉन रिलीज हो रहा था। तो जब भी कोई सब्सटेंस प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं तो वी से दैट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस आर एसिड। तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एट द एल्वियोलर लेवल वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि वो रिलीज कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन, ओके। एंड इस तरीके से ये जो रिलीज हाइड्रोजन आयन है वो फर्दर सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू फेवर करते हैं द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वियोलाई, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म। सो अब हम देखने वाले हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज की जाती है एट द एल्वियोलाई। तो इस बात को आपको याद रखना है बच्चों, अराउंड जो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज पुअर इन ऑक्सीजन एंड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वियोलाई पर अराउंड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो यहां पर आपने देखा आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज जो ब्लड लेकर आ रही थी दे वर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें से जो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई पे रिलीज कर दी जाती है। सो आई होप द एंटायर
mechanism of the transport of carbon dioxide is very clear to all of you. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रादर ब्रीदिंग इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चों ब्रीदिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। दैट मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी में रिदमिकली चलती रहती है विदाउट हैविंग अस टू थिंक अबाउट इट। मतलब आपको सोचना भी नहीं पड़ता है और आपकी ब्रीदिंग होती रहती है, इजंट इट? तो आखिरकार इस इनवॉलंटरी प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करते हैं दो मैकेनिज्म्स। पहला मैकेनिज्म जो कि आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरल कंट्रोल, and the second is done by certain chemicals and hence called the chemical control. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं the neural control, ठीक है? तो neural control of breathing को again दो centers मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये सिचुएटेड होता है इन द मेड्यूला रीजन ऑफ अवर ब्रेन स्टेम। तो अगर आप देखें आपके ब्रेन का ये जो रीजन है ना, दैट इज योर ब्रेन स्टेम, यहाँ पर आपको ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो दिस इज अवर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? और इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में आपको यहां पर ये जो दो सेंटर्स नजर आ रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग योर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट सेंटर इज सिचुएटेड इन योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और जो दूसरा सेंटर है जिसे हम बुलाते हैं द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये सिचुएटेड होता है इन द अनदर रीजन जिसे हम बुलाते हैं पॉन्स वेरोलाय। सो ये जो पॉन्स वेरोलाय है, यहां पर आप देखेंगे अनदर सेंटर इज सिचुएटेड, और इसे हम बुलाते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, सो आइए देखते हैं इन दोनों सेंटर्स की एक्टिविटी को। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो बच्चों रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अगर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये आपको ना ये दो ग्रुप्स में अरेंज नजर आ रहा है, इजंट इट? तो यहाँ पर सिंस ये न्यूरल कंट्रोल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। सो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, वहाँ पर न्यूरॉन्स दो ग्रुप में अरेंज होते हैं। पहला ग्रुप जो है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिस इज फेसिंग अवर बेली साइड, और बेली साइड वाले रीजन को वी कॉल योर वेंट्रल साइड, है ना? तो इस ग्रुप को हम बुलाते हैं द वेंट्रल ग्रुप, इजंट इट? और जो दूसरा ग्रुप है वो आपकी बैक साइड को फेस कर रहा है, और बैक साइड को हम बुलाते हैं द डोर्सल साइड, इजंट इट? इसीलिए इसको हम बुलाएंगे डोर्सल ग्रुप। तो बच्चों ये जो दो आपको ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन नजर आ रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली ब्रीदिंग की दो स्टेजेस में अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेंट्रल ग्रुप है वो एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेलेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए वेंट्रल ग्रुप को हम एक्सपायरेटरी सेंटर भी बुलाते हैं, ठीक है? ओके, और जो डोर्सल ग्रुप है वो इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, इसीलिए उसे हम इंस्पायरेटरी सेंटर भी बुलाते हैं। सो इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर बोथ आर द पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है? जो कि दो ग्रुप्स में आपको अरेंज नजर आ रहा है। फाइन, ओके। अब देखते हैं कि कैसे इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो इनहेलेशन को प्रमोट करता है। तो बच्चों आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज इंस्पायरेशन करवाने के लिए आपको कुछ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स रिक्वायर एनर्जी, और कहीं पर भी एनर्जी का अगर रिक्वायरमेंट है या फिर एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर वो जो प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू बी एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे जो इंस्पायरेटरी सेंटर से निकल रहे न्यूरॉन्स हैं, दे रीच अप टिल योर डायफ्रैगम and your external intercostal muscles, ठीक है? तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्रैगम तक इन इंस्पायरेटरी सेंटर से निकल रहे न्यूरॉन्स पॉजिटिव सिग्नल सेंड करते हैं टू दीज टू सेट ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब दे विल स्टिमुलेट दीज टू मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो तो पढ़ रखा है, राइट? आपको पता है जब डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपकी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इजंट इट? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एयर अंदर रश इन करेगी और उस टाइम पर आपके जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, क्योंकि एयर अंदर रश इन कर रही है तो वो भी स्ट्रेच होंगे। अब अगर ब्रोंकियल ट्यूब स्ट्रेच होते हैं तो उन्हीं ट्यूब्स में प्रेजेंट कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि कहां प्रेजेंट है, इन दी ब्रोंकियल ट्यूब्स, दे विल गेट स्टिम्युलेटेड। ठीक है, तो यहां पर ये स्टिम्युलेट हुए इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब ये स्टिम्युलेट होंगे सो दे विल सेंड अ सिग्नल टू योर एक्सपायरेटरी सेंटर और द वेंट्रल ग्रुप। तो इनके एक्टिवेशन से एक्सपायरेटरी सेंटर जो है वो एक इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करता है, दैट मीन्स एक नेगेटिव सिग्नल सेंड करता है टू द इंस्पायरेटरी सेंटर टू स्टॉप दैट एक्टिविटी। तो व्हाट विल हैपन नाउ, इस नेगेटिव सिग्नल को रिसीव करने के बाद इंस्पायरेटरी सेंटर अपने पॉजिटिव सिग्नल्स या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करने के स्टिमुलस हैं उनको रोक भेजना बंद कर देगा या रोक देगा। तो आप देखोगे यहां पर ये सिग्नल्स का जो सेंडिंग है दैट इज गोइंग टू स्टॉप। तो जब डायफ्रैग्म और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स में वो भी स्ट्रेच नहीं होंगे एंड एज अ रिजल्ट वो भी अपने सिग्नल सेंड करना बंद कर देंगे। सो इनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता था, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ नहीं ना, तो इसका मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी अब एक्टिवेट नहीं रहे। तो इसका मतलब अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है दैट मीन्स दे विल ऑल्सो नॉट सेंड देयर सिग्नल्स टू दी एक्सपायरेटरी सेंटर, और एक्सपायरेटरी सेंटर को सिग्नल नहीं आएगा स्ट्रेच रिसेप्टर से, तो इसका मतलब दे विल ऑल्सो स्टॉप सेंडिंग देयर नेगेटिव सिग्नल टू द इंस्पायरेटरी सेंटर। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी सेंटर पे कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो इंस्पायरेटरी सेंटर है इट इज नाउ फ्री, और अगर वो फ्री है तो इसका मतलब अगेन इट कैन सेंड सिग्नल्स टू द डायफ्रैग्म एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स टू अगेन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब जब यहां पर एक्सपायरेटरी सेंटर का नेगेटिव सिग्नल आना बंद होगा दैट मीन्स अगेन न्यू सिग्नल्स वुड बी सेंट टू दीज टू सेट ऑफ मसल्स टू अगेन कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन ये साइकिल रिपीट होती रहती है, और इस तरीके से जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो अगेन रेगुलेट रहता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो आई होप द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड द टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन जो उसमें आपको एसोसिएटेड नजर आएंगे आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट सेंटर विच इज कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपके पोन्स विरोलाई में लोकेटेड है। सो दिस इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये जो सेंटर होता है ना बच्चों, इसे हम बुलाते हैं द स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पायरेशन और इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, द स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन। इसका मतलब जब ये सेंटर एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली आपके इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देता है। तो मतलब अगर आप इनहेल कम समय के लिए करेंगे तो आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर को अंदर ले नहीं पाएंगे, और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगी दैट मीन्स आपका जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो लंग्स है वो अपनी ब्रीदिंग रेट को और फास्ट कर देगा सो एज टू कॉम्पनसेट दैट रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ऐसे में आप देखोगे, देखिए क्या किया आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से योर ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज टू कॉम्पनसेट फॉर दैट decreased duration, right? तो ऐसे में it alters the rate of respiration. तो pneumotaxic center का रोल होता है in the alteration of your rate of respiration or breathing. So I hope the role of pneumotaxic center is also very clear to all of you. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं the role of chemical control in the process of breathing or respiration. तो बच्चों आप जानते हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं chemical control की, तो ऑब्वियसली ये कुछ केमिकल्स की मदद से होगा, isn't it? और केमिकल्स की प्रेजेंस को या उनके इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपको कीमो रिसेप्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी ऑफ कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो भाई ब्रीदिंग के केमिकल कंट्रोल को डिटेक्ट करने के लिए जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो प्राइमरीली दो लोकेशंस में आपको
प्रेजेंट नजर आएंगे। फर्स्टली दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरे आपको कुछ पेरिफेरल ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगे, सो वी कॉल देम द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। तो जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है दे आर गोइंग टू बी द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अब वो जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं दे फॉर्म अ कीमोसेंसिटिव एरिया नियर टू योर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आपने पढ़ा हुआ है ना, ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था जो कि कहाँ लोकेटेड था, इन द मेड्यूला रीजन। तो इसी मेड्यूला रीजन में इसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से एडजेसेंट आपको एक कीमोसेंसिटिव एरिया नजर आ रहा है। दिस कीमोसेंसिटिव एरिया वुड रिप्रेजेंट द एरिया जहां पर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहां पर ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ये आपके ब्लड में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्टली दे कैन डिटेक्ट कि अगर आपके ब्लड में कहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ऑब्वियसली वो जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब आपका ब्लड ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड होगा। साथ ही साथ ये आपके ब्लड में हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका मतलब आपका pH जो होगा वो लो होगा। तो इन तीन कंडीशंस को दीज सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कैन डिटेक्ट, और इनको डिटेक्ट करने के बाद दे एक्चुअली सेंड सिग्नल्स टू योर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, ताकि ये जो केमिकल्स एक्यूमुलेट हुए हैं ब्लड में वो जल्द से जल्द बाहर रिलीज आउट किए जा सकें बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो ऐसे में ये क्या करेंगे, दे विल रैदर सेंड सिग्नल्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। सो यहां पर दे विल सेंड सिग्नल्स टू इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो अगर ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगा तो इसका मतलब आप जल्दी जल्दी इनहेल करेंगे और जल्दी जल्दी एक्सहेल करेंगे। तो जल्दी एक्सहेल करने से क्या होगा, जो भी ये सब्सटेंस आपके ब्लड में एक्यूमुलेटेड होंगे वो जल्दी से जल्दी एक्सपेल आउट करेंगे, और ऐसे में क्या होगा, जल्दी इनहेलेशन करने से आपको नॉर्मल जो ब्लड की कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से दे विल मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू एलिमिनेट दी सब्सटेंस और द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द ब्लड। ठीक है, सो दिस वाज द रोल ऑफ द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। अब हम बात करते हैं द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की। तो कुछ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आपको लोकेटेड नजर आएंगे कहाँ कहाँ, देखिए आयोटिक आर्च में एंड कैरोटिड आर्टरी में। देखिए आप जानते हैं ये आपका हार्ट है ना, हार्ट से आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी निकल रही है विच इज दी अयोटा। ठीक है, तो अयोटा में आपको यहाँ पर ये जो तीन येलो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, दे आर द रीजन्स जहां पर कुछ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं विच वी कॉल दी अयोटिक बॉडीज। ठीक है, तो अयोटिक बॉडीज जो हैं दे आर दी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो कि आपको यहां नजर आएंगे इन दी अयोटिक आर्च। तो ये अयोटा का जो आर्च बन रहा है वहां पर ये तीन अयोटिक बॉडीज आपको देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली अयोटिक आर्च से निकल रही आपको जो ये कैरोटिड आर्टरीज नजर आ रही हैं, तो दीज आर योर कैरोटिड आर्टरीज जो कि आपके ब्रेन तक ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो यहां पर भी आपको कुछ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे विच आर कॉल्ड दी कैरोटिड बॉडीज। तो ये जो येलो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं दे आर दी कैरोटिड बॉडीज और दी कैरोटिड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सो ये भी सिमिलरली एक्ट करते हैं, दैट मीन्स दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट सिमिलर इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही ये हाई CO2 या फिर हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में डिटेक्ट करेंगे, so they will again send necessary signals to the rhythmic center for the remedial action। अब remedial action क्या है, increased rate of breathing, ताकि जितनी जल्दी हो सके ब्रीदिंग आउट करने की प्रोसेस में हम इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को बाहर एक्सपेल कर दें। ठीक है, ओके। एंड फाइनली लेट मी टेल यू द रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में, इट इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो ऑक्सीजन का रोल ब्रीदिंग के रेगुलेशन में बहुत ही कम है, रादर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वुड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्टेन डिसऑर्डर्स जो कि स्पेसिफिक हैं टू अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर वुड बी एस्मा। तो बच्चों एस्मा की अगर बात की जाए तो ये एक एलर्जिक डिजीज है, दैट मीन्स ये एलर्जी कॉज करती है। अब एलर्जी क्या होती है बच्चों, एलर्जी आई होप आप सभी अपनी जूनियर क्लासेस से जानते हैं, इवन इफ यू डोंट नो आई विल ट्राई टू मेक दैट रिकॉल फॉर यू। सो बच्चों ये जो
एलर्जी होती है ना, ये हमारी बॉडी की एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होती है अगेंस्ट अ सर्टेन सब्सटेंस। तो हमारी बॉडी जिन सब्सटेंस के अगेंस्ट ये जनरेट करती है इन रिस्पॉन्स को, वी कॉल देम एलर्जेंस। ठीक है, तो एलर्जेंस जो हैं दे आर गोइंग टू बी दो सब्सटेंस जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी ओवर सेंसिटिव होती है। और एलर्जेंस कुछ लोगों के लिए नॉर्मल होते हैं, दैट मीन्स हार्मलेस होते हैं, बट टू सर्टेन पीपल दे आर एलर्जिक, दैट मीन्स वो एलर्जी कॉज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे एलर्जेंस जो हैं वो एस्थमा की कंडीशन को अराइज करेंगे इन केस ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके लिए बच्चों हमें एक चीज समझनी होगी कि हमारे लंग्स में आपको कुछ स्पेशल सेल्स देखने को मिलेंगे विच आर कॉल्ड मास्ट सेल्स। और इन मास्ट सेल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे इनके ऊपर ना आपको इनके सरफेस पे ऐसे कुछ रिसेप्टर्स अटैच्ड नजर आते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इन पर जाके हमारे एलर्जेंस बाइंड कर जाते हैं जब हम एयर को इनहेल करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, जब हमने एयर इनहेल किया तो हमारे सराउंडिंग में कुछ एलर्जेंस प्रेजेंट थे, वो एलर्जेंस हमारी इनहेल्ड एयर के साथ हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं थ्रू अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लंग्स में पहुंचने के बाद वो हमारे इन मास्ट सेल्स के रिसेप्टर्स से जाके बाइंड कर जाएंगे। तो जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, ये बाइंडिंग ट्रिगर करती है हमारे मास्ट सेल्स को टू रिलीज अ केमिकल कॉल्ड हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन है दिस इज अ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। दैट मीन्स ये आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और नैरो कर देता है। दैट मीन्स आपका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो और नैरो हो जाएगा। ओके, एंड साथ ही साथ ये जो हिस्टामिन है ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है। अब क्या होती है इन्फ्लेमेशन बच्चों? तो देखिए इस टर्म को आप यहीं पर समझ लीजिए। इन्फ्लेमेशन हमेशा कैरेक्टराइज होती है विथ 4 सिम्टम्स। तो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको 4 सिम्टम्स एक साथ नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? देखिए सबसे पहला रेडनेस, देन वी हैव हीट, देन पेन एंड लास्टली स्वेलिंग। तो ये 4 सिम्टम्स अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में एक साथ नजर आते हैं दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज इन्फ्लेम्ड। ओके, वहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो हिस्टामिन जो है वो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है, साथ ही साथ उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहा है। तो दैट मीन्स इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। एंड एज आई टोल्ड यू, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो ज़्यादा नैरो हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो और छोटा हो गया, जिसकी वजह से देयर वुड बी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी आपको पता है एस्थमेटिक पर्सन जब एक्सहेल करने की कोशिश करता है तो आपको एक व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है। दैट इज ड्यू टू दिस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इटसेल्फ। सो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जिसकी वजह से आपको एक्सपायरेशन करते टाइम या एक्सहेलेशन करते टाइम जो साउंड सुनाई देगा दैट वुड बी व्हीजिंग। इसको आपको याद रखना है। सो व्हीजिंग इज एसोसिएटेड विद योर एस्थमा। ठीक है, तो जब भी एक एस्थमेटिक पर्सन को एस्थमा अटैक आता है सो दे आर ट्रीटेड विद अ केमिकल कॉल्ड एंटीहिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर देती है। दैट मीन्स हिस्टामिन क्या करता था? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब भी हम एक एस्थमेटिक पर्सन को एस्थमेटिक अटैक के टाइम पर एंटीहिस्टामिन से ट्रीट करेंगे तो दैट विल लीड टू डायलेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो जो इन्फ्लेमेशन था उसको वो खत्म कर देता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स को वापस से एक्सपैंड कर देता है, उस वजह से आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है दैट इज रिस्टोर्ड बैक। Okay, so this was all about the very first respiratory disorder, asthma. Then we move on to our second disorder, which is emphysema. Emphysema आपको बहुत commonly देखने को मिलेगा in case of cigarette smokers. तो ये आपका major cause भी है of the emphysema. Emphysema, in fact, ये एक chronic disorder है, okay, of the respiratory system, जहाँ पर आपके alveolar walls जो है वो damage हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग की वजह से जब आप बहुत लंबे समय तक स्मोक इनहेल करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लास्ट पोर्शन देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको कैसे वेरियस एल्वुलाई एल्वुलर सैक के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इजंट इट? तो इन एल्वुलर सैक में प्रेजेंट ये जो एल्वुलाई हैं आप देखेंगे ये बाहर से भले ही इंटैक्ट नजर आ रहे हैं बट इंटरनली इनकी वॉल्स ना ऐसे डीजनरेट कर जाती हैं। दैट मीन्स वो डीजनरेट करके ऐसे फ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे में। देखिए यहाँ पर फ्यूज्ड नजर आ रहे हैं आपको एल्वुलाई। सो ये जो कंडीशन अराइज हो रही है दिस इज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग ऑफ दी स्मोक और द सिगरेट स्मोक। तो इस वजह से आप देखोगे जो एल्वुलर वॉल हैं वो एक तरह से डीजनरेट कर जाएंगी, जो कि एक परमानेंट डैमेज है। बिकॉज ये जो वॉल्स है ना ये अगर
एक बार डीजनरेट करके वो वापस से रीजनरेट नहीं की जा सकती, ओके। और जब ये वॉल्स डीजनरेट कर जाएंगी, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो भी रिड्यूस कर जाएगा, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली देन ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो इट इज गोइंग टू लीड टू अ डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो आई होप एम्फाइसीमा से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। देन वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेट ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि कहलाते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो एज द नेम सजेस्ट बच्चों, ये जो कुछ आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना, दे विल बी एसोसिएटेड विद सर्टेन पीपल जो कि कुछ टाइप के ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड होंगे। सो इट इज सीन इन पीपल एसोसिएटेड विद सर्टेन ऑक्यूपेशंस, स्पेशली दोज ऑक्यूपेशन जिनमें ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली एक्सपोज होते हैं विद द डस्ट, और अगर बहुत लंबे समय तक इस डस्ट को इनहेल किया जाए, so what is going to happen? This will lead to the proliferation of fibrous tissues in the lungs। मतलब क्या होगा, देखिए बेसिकली फाइब्रोसिस हो जाती है। तो क्या होता है फाइब्रोसिस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक डस्ट को इनहेल करेंगे, एक्सपोज रहेंगे उससे, तो आपके लंग्स के जो इलास्टिक टिश्यू है ना, दे बिकम्स फाइब्रस और वो रिजिड हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको लंग की वो कंडीशन नजर आ रही है। एक तरफ वाला जो लंग है, सी वो कैसे हेल्दी लंग है, बट यहां पर देखिए एक फाइब्रस लंग की कंडीशन देखने को मिल रही है, राइट। सो ऐसे में फाइब्रोसिस की कंडीशन यानी कि प्रोलिफरेटेड फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द लंग्स। और ये जो फाइब्रोसिस है वो अलग अलग डस्ट के इनहेलेशन की वजह से अकर कर सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के डस्ट के इनहेलेशन की वजह से फाइब्रोसिस अकर हुआ, उन्हें हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नॉर्मली वर्क करते हैं वो सबसे ज्यादा सिलिका डस्ट को इनहेल करते हैं। तो ऐसे में जो फाइब्रोसिस अकर होता है वी कॉल इट सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस जो है इट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रोसिस जो कि अकर करता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट, ठीक है। देन कुछ लोग जो है वो कोल माइंस में काम करते हैं, राइट। तो वहां पर वो कंटिन्यूसली कोल डस्ट को इनहेल करते हैं, एंड दैट लीड्स टू न्यूमोकोनियोसिस। इसे हम ब्लैक लंग डिजीज भी बुलाते हैं। सो दिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट, एंड सर्टेन पीपल एस्बेस्टोस डस्ट को भी इनहेल करते हैं, तो दे सफर फ्रॉम एस्बेस्टोसिस, ठीक है। सो दिस इज अ फाइब्रोसिस जो कि अकर करता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस। सो आई होप आपको वेरियस फाइब्रोसिस भी समझ आए होंगे, एंड इसीलिए कहा जाता है जो वर्कर्स ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं दे शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, ओके। सो आई होप ऑल दी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन ऑन दी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से कवर किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।